अरे बेटा जल्दी बता, ऑडियो और वीडियो क्लियर है क्या? नहीं, ऑडियो और वीडियो क्लियर लग रही है, जल्दी से बता यार। नया चैप्टर है, जल्दी से शुरू करेंगे, अच्छा वाला चैप्टर है। ओके बेटा स्टार्ट करें। ओके लेट अस स्टार्ट द न्यू चैप्टर, जिसका नाम क्या है बेटा? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है। क्या नाम है बेटा? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है। सर हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहली बात बता देता हूँ, इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले आपको सारे के सारे एलिमेंट्स के जो फॉर्मूले होते हैं वो आना चाहिए, और आपको सारे के सारे केमिकल फॉर्मूले पता होना चाहिए, तभी जाकर यह चैप्टर आपको समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा बेटा। इसलिए सारे के सारे केमिकल फॉर्मूले पहले सीख लेना, और फिर जितने भी एलिमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के सिंबल सीख लेना, वहाँ पर उनके फॉर्मूले सीख लेना बेटा। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू चैप्टर, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। बेटा हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम देखेंगे कुछ डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस करके देखेंगे, और उन्हें रिप्रेजेंट करने के तरीके को सीखेंगे, जिसे हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो ये तो आपने सारे के सारे केमिकल देख रखे होंगे अपने स्कूल के लैब में, या फिर कहीं और दूसरी जगह पर आपने देख रखे होंगे। इन सारे के सारे केमिकल को हम क्या करेंगे, अपने पेपर पर रिप्रेजेंट करेंगे, जिसका नाम होगा केमिकल इक्वेशन। बेटा क्या होगा बेटा? केमिकल इक्वेशन। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर देखो सबसे पहले इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए, ये जो एरो मार्क है ये क्या है बेटा? एरो मार्क है, ये बताता है डायरेक्शन ऑफ द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की डायरेक्शन किस तरफ में है ये बताता है एरो मार्क। एरो मार्क के जो लेफ्ट साइड में है बेटा, एरो मार्क के जो लेफ्ट साइड में है वो क्या है बेटा? रिएक्टेंट है। क्या है बेटा? रिएक्टेंट कहेंगे हम उसे। और जो राइट साइड में है वो क्या है बेटा? प्रोडक्ट है। और क्या है बेटा? प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर देखना, इन्हें केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर रिएक्टेंट आर कन्वर्टेड टू वन और मोर प्रोडक्ट। यानी कि दो से ज्यादा रिएक्टेंट जब रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बेटा? दो से ज्यादा या फिर एक से ज्यादा क्या मिलेंगे? प्रोडक्ट मिलेंगे। यानी केमिकल रिएक्शन को हम क्या कह सकते हैं? रिएक्टेंट कुछ ना कुछ हरकत करते हैं और हमें दूसरे प्रोडक्ट मिल जाते हैं बेटा। यानी रिएक्टेंट जो है ना, रिएक्ट करेंगे, दूसरे प्रोडक्ट हमें फॉर्म करके दे देंगे। ये सारे के सारे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? केमिकल रिएक्शन कहेंगे। अरे आंसर जो भी आपने बोला बिल्कुल सही बोला। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, आपने एक चीज पढ़ी होगी, फिजिकल चेन एंड केमिकल चेन। बेटा फिजिकल चेंज क्या होती है? जिसमें कोई भी नया प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता हो। और केमिकल चेंज किसे कहते हैं? जिसमें कोई नया प्रोडक्ट फॉर्म होता हो। जैसे यहाँ पर देख लो, ऐसे यहाँ पर देख लो, मेरे पास क्या थी बेटा? एक मेरे पास था ग्लास को मैंने क्या कर दिया? उसे ब्रेक कर दिया। तो कोई भी नया यहाँ पर कंपाउंड फॉर्म नहीं हुआ, कोई भी नया प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्म नहीं हुआ, बस वही ग्लास क्या हो गया? ब्रेक डाउन हो गया। अगर वही मैं यहाँ पर ले लूँ, यहाँ पर केमिकल रिएक्शन की बात कर लूँ, मैंने क्या कर दिया? यहाँ पर मीथेन को बंद कर दिया ऑक्सीजन के साथ। मैंने क्या कर दिया? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मीथेन को बंद कर दिया। तो क्या हो जाएगा बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिल जाएगा। क्या कार्बन डाइऑक्साइड के प्रॉपर्टीज ऑक्सीजन के साथ प्रॉपर्टीज के साथ मैच करते थे? नहीं बेटा। क्या कार्बन डाइऑक्साइड के प्रॉपर्टीज मीथेन के साथ मैच करते थे बेटा? नहीं करते थे। क्या वाटर के प्रॉपर्टीज ऑक्सीजन के साथ करते थे? नहीं करते थे। क्या वाटर के प्रॉपर्टीज मीथेन के साथ करते थे? नहीं करते थे। अरे हाँ सर, मतलब क्या हमें समझ में आ गया। यहाँ पर क्या हो रहा है? केमिकल चेंज में नया प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, जो कि बिल्कुल दोनों से डिफरेंट था। यहाँ पर हम कह सकते हैं हर एक केमिकल रिएक्शन में क्या होता है बेटा? केमिकल चेंज होता है। क्या होता है बेटा? केमिकल चेंज होता है। और यहाँ पर देखो, जो भी सब्सटेंस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बेटा? पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हम उन्हें रिएक्टेंट कहते हैं। और जो हमें वो रिएक्शन के बाद जो हमें चीज़ें मिलने वाली है, रिएक्शन होने के बाद जो चीज़ें हमें मिलेंगी, उन्हें हम क्या कहेंगे? प्रोडक्ट कहेंगे बेटा। अरे आंसर जो भी आपने बोला बिल्कुल सही बोला। यहाँ पर तो नेक्स्ट यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, अच्छा एग्जाम्पल है बेटा। यहाँ पर देखो, हमने क्या कर दिया? मैग्नीशियम की रिबन लिया। मैग्नीशियम की रिबन को क्या कर दिया? सबसे पहले क्लीन कर दिया सैंड पेपर से, और फिर हमने क्या कर दिया? मैग्नीशियम के रिबन को बंद कर दिया। क्या कर दिया बेटा? बंद कर दिया। आप जानते हो बेटा कि एटमॉस्फेयर में होती है गैस जिसका नाम होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमने क्या कर दिया? मैग्नीशियम को बंद कर दिया। तो हमें एक वाइट कलर का पाउडर मिलेगा बेटा। वाइट कलर के पाउडर को हम क्या कहेंगे? यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड कहेंगे। यानी कि मैं कह सकता हूँ मैग्नीशियम रिबन को हमने ऑक्सीजन के साथ बंद किया तो हमें क्या मिला? मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल गया।
क्या मिल गया बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल गया। ये वाला एक एग्जांपल ले सकते हो। या फिर आपने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब में लिया लेड नाइट्राइट लिया, क्या लिया बेटा, लेड नाइट्राइट लिया, और एक टेस्ट ट्यूब में क्या कर दिया, पोटेशियम हाइड्रेट ले लिया। दोनों को क्या कर दिया आपने, मिक्स कर दिया, लेड नाइट्राइट के साथ पोटेशियम नाइट्राइट को मिक्स कर दिया, तो आपको क्या मिलेगा बेटा, लेड आयोडेट मिलेगा। क्या मिलेगा, लेड आयोडेट मिलेगा। अरे हाँ सर, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि लेड आयोडेट है, क्योंकि यहाँ पर एक येलो कलर का पीपीटी फॉर्म होगा बेटा। येलो कलर का पीपीटी का मतलब होता है बेटा इनसॉल्युबल सब्सटेंस होगा, जो कि सॉल्युबल नहीं होगा। सॉल्युबल नहीं होगा तो क्या हो जाएगा बेटा, नीचे जाकर ऐसे सेटल डाउन हो जाएगा। अरे हाँ सर, ऐसे सेटल डाउन हो जाएगा बेटा। तो हम उसे कह सकते, यानी हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। लेड नाइट्राइट को हमने पोटेशियम हाइड्रेट के साथ मिक्स किया, तो हमें येलो कलर का एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, यानी पीपीटी फॉर्म होगा, जिसका नाम होगा लेड आयोडेट। और यहाँ सर, जो कि यहाँ पर बॉटम में जाके सेटल डाउन हो जाएगा। ये वाला एक केमिकल रिएक्शन हम कह सकते हैं। या फिर हम यहाँ पर तीसरा एग्जाम्पल देखें हमारा, तो हमने क्या कर दिया, जिंक ग्रैन्युअल्स को हमने क्या कर दिया, एक एसिड में डाल दिया, या तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाला, या फिर सल्फ्यूरिक एसिड में डाला, या तो HCl में डाला, या तो H2SO4 में डाला। तो हमने क्या देखा, जो हमारे जिंक ग्रैनुल थे उनके ऊपर छोटे छोटे हाइड्रोजन के बबल्स फॉर्मेशन देखे हमने। क्या देखे बेटा, हाइड्रोजन के छोटे छोटे बबल्स फॉर्म होते हुए देखे। और हमने जब इस फ्लैश को टच किया, तो हमें क्या मिली, वहां से हीट रिलीज मिली। क्या मिली बेटा, हीट रिलीज मिली। यानी कि हम कह सकते हैं कि सर रिएक्शन कैसे हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं जब भी स्टेट में चेंज होगा, यानी सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या फिर यहाँ से गैस से सॉलिड बन रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं बेटा, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। यानी कि जब स्टेट चेंज होगा तो केमिकल रिएक्शन होगी। या फिर जब कलर चेंज होगा बेटा, जब कलर चेंज होगा तो क्या कह सकते हैं, केमिकल रिएक्शन होगी। या फिर यहाँ पर देखो, यहाँ से क्या निकल रहा था, हाइड्रोजन गैस ऊपर निकल रही थी, बबल्स में हाइड्रोजन के बबल्स बन रहे थे, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल रही थी। तो हम क्या कह सकते हैं, जब एवोल्यूशन ऑफ गैस होगा, यानी कि गैस जब निकलेगी तब केमिकल रिएक्शन हो सकती है। या फिर हम कह सकते हैं जब हमारा टेम्परेचर चेंज होगा तब हम क्या कह सकते हैं, केमिकल रिएक्शन हो रही है, ऐसा कह सकते हैं। अरे हाँ सर, जो भी आपने बोला बिल्कुल सही बोला। यहाँ पर देखो हमने केमिकल रिएक्शन को थोड़ा बहुत पढ़ लिया है। अब हम केमिकल रिएक्शन को अपने पेपर में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले लिया था मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन को हमने क्या किया, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया, यानी कि मैग्नीशियम लिखेंगे प्लस ऑक्सीजन लिखेंगे। हमें प्रोडक्ट क्या मिल रहा था बेटा, हमें मिल रहा था व्हाइट कलर का पाउडर, जिसका नाम था मैग्नीशियम ऑक्साइड। अरे हाँ सर, जो भी आपने बोला बिल्कुल सही बोला, मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें प्रोडक्ट मिल रहा था। तो हमने क्या कर दिया, एरो मार्क के जो लेफ्ट वाले पार्ट को हमने क्या नाम दे दिया, रिएक्टेंट दे दिया, राइट वाले पार्ट को हमने क्या नाम दे दिया, प्रोडक्ट दे दिया। ये वाला चीज यहाँ पर लिखी हुई है। और हमने क्या कर दिया, यहाँ पर प्लस साइन लगाएंगे, क्योंकि कौन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या लगाते हैं, प्लस साइन लगाते हैं। क्या लगाते हैं बेटा, प्लस साइन लगाते हैं। ये हो गया हमारा वर्ड इक्वेशन, यानी कि हमने वर्ड्स में लिखा। नेक्स्ट हम सीखेंगे कि और अपने वर्ड को हम क्या करेंगे, छोटा बनाते जाएंगे, और हमारी इक्वेशन को हम छोटा बनाएंगे। कैसे बनाएंगे सर, क्योंकि हमने क्लास 9th में पढ़ा था कि हर एक एलिमेंट को हम सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, और हर एक कंपाउंड को हम केमिकल फार्मूले से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम जानते हैं मैग्नीशियम का फार्मूला क्या होता है, Mg होता है, ऑक्सीजन का फार्मूला O2 होता है, और फिर जानते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgO होता है। अरे हाँ सर, जो भी आपने बोला बिल्कुल सही बोला। यहाँ पर देख लेना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैग्नीशियम के आइटम्स गिनेंगे, और यहाँ पर मैग्नीशियम के आइटम्स गिनेंगे। यहाँ भी मैग्नीशियम 1 था सर, यहाँ भी मैग्नीशियम 1 है, लेकिन सर यहाँ पर ऑक्सीजन 2 थे, यहाँ ऑक्सीजन 1 है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड सेम ना हो, उसे हम क्या कहेंगे, स्केलेटल इक्वेशन कहेंगे। और बेटा यहाँ पर देख लेना, इसी को हमने बैलेंस कर दिया है। यहाँ पर मैग्नीशियम कितने हैं सर, यहाँ पर भी 2 हैं सर, यहाँ पर भी 2 हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं सर, यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन हैं, और यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स क्या है, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड इक्वल हैं, तो हम इसे कह सकते हैं बैलेंस इक्वेशन कह सकते हैं। और हाँ सर, जो भी आपने बोला बिल्कुल सही बोला। तो यहाँ पर देखो एक साइंटिस्ट था, उसने क्या कर दिया, उसने कहा कि ना तो हम मास को बना
बढ़ा सकते हैं ना तो मास को हम घटा सकते हैं। उसने क्या कर दिया, मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना तो हम मास को बना सकते हैं ना तो मास को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इसी के मुताबिक हमने क्या कर दिया, अपने यहाँ पर देखना अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास हम क्या करते हैं, टोटल मास ऑफ द एलिमेंट इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड इज इक्वल, यानी कि हम इसे दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हैं जितने नंबर ऑफ एटम एक एलिमेंट के रिएक्टेंट साइड में रहेंगे प्रोडक्ट साइड में भी उतने ही रहने चाहिए। अरे हाँ सर, जो भी आपने बोला बिल्कुल सही बोला। इसलिए हम क्या करते हैं, अपनी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या कहता है बेटा, ना तो हम मास बना सकते हैं ना तो हम मास डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और नंबर ऑफ एटम एक एलिमेंट के जितने रिएक्टेंट साइड में है उतने प्रोडक्ट साइड में रहने चाहिए। अरे हाँ सर, तो हम क्या करते हैं, इसलिए अपने हर इक्वेशन को हम क्या करते हैं, बैलेंस कर देते हैं। क्या करते हैं बेटा, बैलेंस करते हैं। बैलेंस करना पड़ेगा बेटा हर एक इक्वेशन को। तो यहाँ पर देखना एक इक्वेशन है, जब जिंक जो है जिंक ग्रैनुअल्स को हमने H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड में डाला था तो हमें जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस मिल रही थी। तो हमने क्या कर दिया, इसे सिंबलिक फॉर्म में लिख लिया, Zn प्लस H2SO4 हमें क्या दे रहा है, ZnSO4 प्लस H2 दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हर एक एलिमेंट के एटम्स को काउंट करेंगे। सर यहाँ पर जिंक कहता था, सर यहाँ पर Zn कहता था बेटा, यहाँ पर भी एक है, सर यहाँ पर भी एक है, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने थे बेटा, यहाँ पर भी 2 हैं और यहाँ पर भी 2 हैं। यहाँ पर सल्फेट कितने हैं, SO4 कितने हैं, यहाँ पर भी कितने हैं बेटा, यहाँ पर भी एक है और यहाँ पर भी एक है। यानी कि हम ऐसे टेबल बनाकर भी चेक कर सकते हैं, जिंक जो है रिएक्टेंट साइड भी एक है, प्रोडक्ट साइड भी एक है, हाइड्रोजन यहाँ पर भी 2 हैं और यहाँ पर भी 2 हैं, सल्फर जो है यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में भी 4 है, प्रोडक्ट साइड में भी 4 है। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, ये वाली रिएक्शन हमारी बैलेंस्ड हो गई, क्योंकि नंबर ऑफ एटम दोनों जगह क्या है बेटा, इक्वल है। तो हम क्या सीखेंगे, हर इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। क्या करेंगे बेटा, हर एक इक्वेशन को बैलेंस करना सीखेंगे। तो सबसे पहले एक इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं, जैसे हमने मान लिया यहाँ पर आयरन जो है वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है और यहाँ पर क्या बना रहा है, आयरन ऑक्साइड बना रहा है प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रहा है। अरे हाँ सर, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्या हो रहा है, आयरन यहाँ पर क्या है, एक हमने क्या ले लिया, यहाँ पर एक इक्वेशन ले लिया। तो हम यहाँ पर देखना सबसे पहले बैलेंस करेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आयरन 1 है, यहाँ पर आयरन 3 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ऑक्सीजन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है। यानी कि ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है। सर ये क्या है फिर, तो ये है हमारी स्केलेटल इक्वेशन। अब हम स्केलेटल इक्वेशन को बैलेंस इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है ना, क्या होता है बेटा, यहाँ पर देखो सबसे पहले हमें हर एक कंपाउंड, हर एक एलिमेंट के अराउंड क्या कर देना है बेटा, बॉक्स डाल देना है। क्या डाल देना है बेटा, बॉक्स डालना है। ऐसे बॉक्स डाल लेंगे हर एक एलिमेंट और हर एक कंपाउंड के अराउंड में क्या कर देंगे, ऐसे बॉक्स डाल देंगे। और फिर बेटा बॉक्स में कुछ भी हमें लिखना नहीं है, बॉक्स में हमें कुछ भी लिखना नहीं है, बॉक्स में हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। जो भी लिखेंगे बॉक्स के बाहर लिखेंगे, जो भी लिखेंगे बॉक्स के बाहर लिखेंगे। स्टेप 2 क्या होता है बेटा हमारा, कि हर एक के लिए ऐसा हमारा टेबुलर कॉलम बनना चाहिए और यहाँ पर रिएक्टेंट साइड लिखना चाहिए और यहाँ पर प्रोडक्ट साइड लिखना चाहिए। और हर एक एलिमेंट के जो एटम है उसे काउंट करना चाहिए। चाहे यहाँ पर देख लो, आयरन के यहाँ पर कितने एटम्स हैं बेटा, 1 एटम है तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे। और हमारे प्रोडक्ट साइड में कितने हैं बेटा, 3 है तो हम यहाँ पर 3 लिखेंगे। नेक्स्ट हमारा हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, सर यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर 2 लिखेंगे। सर यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर भी 2 हैं तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे। नेक्स्ट ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं बेटा, 1 है, और ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, 4 हैं, यानी 1 4 लिख देंगे। तो यहाँ पर देखना हाइड्रोजन यहाँ भी 2 हैं, यहाँ 2 है, लेकिन हाइड्रोजन बैलेंस्ड है हमारा। लेकिन यहाँ पर आयरन देखना, आयरन 1 है, यहाँ पर 3 है तो ये बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है तो ये भी बैलेंस नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास बैलेंस नहीं है उसे हम बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पर देखना बैलेंस करने का तरीका यह होता है कि हमें ऐसा कंपाउंड चुनना चाहिए जिसमें मैक्सिमम एटम्स आते हो, ऐसा कंपाउंड चुनना चाहिए जिसमें मैक्सिमम एटम्स आते हो। जैसे यहाँ पर हमने क्या मान लिया, आयरन ऑक्साइड को ले लिया। आयरन ऑक्साइड को हमने ले लिया तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इसमें आयरन ऑक्साइड को ले लिया। आयरन ऑक्साइड में देखेंगे, यहाँ पर देखो
तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें ऑक्सीजन को बैलेंस कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, आयरन ऑक्साइड में ऑक्सीजन को बैलेंस कर रहे हैं, ऑक्सीजन को बैलेंस कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितने ऑक्सीजन थे, सबसे पहले एक ऑक्सीजन था, तो हम यहाँ पर कितने हैं, 4 ऑक्सीजन है। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले एक ऑक्सीजन यहाँ पर था, यहाँ पर कितने थे, 4 थे। तो हम यहाँ पर देखो कॉम्प्लिकेशन देखो, यहाँ पर 4 को तो एक हम बना सकते हैं लेकिन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, 4 को 1 बनाने में कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। लेकिन 1 को 4 हम बना सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर 1 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। अरे हाँ सर, जो भी आपने बोला बिल्कुल सही बोला। तो हम क्या करेंगे, बैलेंस करने के लिए यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे। कहाँ पर कर रहे हैं सर, H2O मॉलिक्यूल के बाजू में कर रहे हैं, यानी इस डब्बे के बाहर कर रहे हैं। हमने 4 को यहाँ पर क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अरे हाँ सर, पता चल गया हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर देखो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर बिगड़ गया। हाइड्रोजन क्या हो गया बेटा, यहाँ पर बिगड़ गया। तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन देखो यहाँ पर कितने हैं, 8 हैं, यहाँ पर कितने हैं बेटा, यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर 8 हैं, यहाँ पर 2 हैं। तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट, यहाँ पर देखो यहाँ पर कितने थे, 8 थे, यहाँ पर 2 थे। 8 को तो 2 हम बना नहीं सकते, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन हम 2 को 8 बना सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग 4। तो हम क्या करेंगे, 2 को 8 बनाने के लिए 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी यहाँ पर 4 आ जाएगा। हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा हाइड्रोजन बैलेंस्ड हो गया है। लेकिन सर हमने अपने अब तक हमारे आयरन को बैलेंस नहीं किया। तो यहाँ पर देखना, आयरन हमारे पास सबसे पहले कितना था, 1 था, यहाँ पर 3 है। तो हम 3 को तो 1 बना नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, 1 को 3 बना देंगे। 1 को 3 कैसे बनाएंगे, बाय मल्टीप्लाइंग विथ 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा बेटा, ये भी 3, ये भी 3 हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमारी बैलेंस है कि नहीं चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे अपने आइटम्स को। यहाँ पर भी आयरन कितना है, 3 है, यहाँ पर भी आयरन कितना है, 3 है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पर देखो 4 2 ज़ा कितने हो रहा है, 8 है। यहाँ पर भी कितना है, 4 2 ज़ा 8 है। और हमारा ऑक्सीजन कितना है, 4 1 ज़ा 4 है, यहाँ पर भी 4 है। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, हमारी इक्वेशन जो है बैलेंस हो चुकी है। तो नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, फिजिकल स्टेट लिखेंगे, कि हमें बताना पड़ेगा ना कि सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है कि एक्वस फॉर्म में है। तो हम क्या करेंगे, उसे लिखेंगे। उसे लिखने का यही तरीका होता है। सॉलिड के लिए हम सिंबल एस यूज़ करेंगे, एक्वस के लिए ए क्यू यूज़ करेंगे, और यहाँ पर लिक्विड के लिए एल यूज़ करेंगे, गैसियस के लिए जी यूज़ करेंगे। अरे सर बिल्कुल सिंपल था। और एक्वस का मतलब होता है कि कोई चीज़ हमने पानी में डिज़ोल्व कर रखी है। एक्वस का मतलब होता है कोई चीज़ हमने पानी में डिज़ोल्व कर रखी है। और यहाँ पर देखना, यहाँ पर वाटर तो सर लिक्विड होता है, लेकिन हमने यहाँ पर गैस क्यों लगाया, क्योंकि बेटा स्टीम फॉर्म में था। किस फॉर्म में था बेटा, वाटर वेपर या फिर स्टीम फॉर्म में था। फिर से रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से हमारे स्टेप को। हम क्या करेंगे, सबसे पहले डब्बे बनाएंगे। डब्बे बनाने के बाद ऐसा टैबुलर कॉलम डालेंगे। टैबुलर कॉलम डालने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा मैक्सिमम एटम कंसीडर करता है उसे हम लेंगे, और फिर उसमें से क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करेंगे, वो मल्टीप्लाइंग करते जाएंगे बेटा, होल नंबर के साथ हमें मल्टीप्लाई करते जाना है। नेक्स्ट यहाँ पर हाइड्रोजन को हमने बैलेंस किया, नेक्स्ट हमने आयरन को बैलेंस किया। कैसे करना है, होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है बेटा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे, बैलेंस है कि नहीं चेक करेंगे। उसके बाद हम फिजिकल स्टेट लिखेंगे बेटा। यहाँ पर देखना समटाइम्स क्या हो जाता है बेटा, कंडीशन लिखते हैं बेटा हम। रिएक्शन में क्या लिखेंगे, कंडीशन लिखेंगे। जैसे यहाँ पर देखो कार्बन मोनोऑक्साइड H2 के साथ रिएक्ट कर रही है और यहाँ पर मेथनॉल बना रही है। तो ये जो रिएक्शन है नॉर्मल टेम्परेचर पर और नॉर्मल प्रेशर पर नहीं हो सकती। इसके लिए प्रेशर चाहिए 340 atm चाहिए, और 340 atm चाहिए। तो हमें बताना पड़ेगा कि ये रिएक्शन 340 atm पर होती है। तो हम क्या यूज़ करेंगे, एरो मार्क के ऊपर या फिर नीचे हम क्या लिख सकते हैं, 3 atm लिख सकते हैं। यानी हम यहाँ पर कंडीशन लिख रहे हैं। तो यहाँ पर देखो ये हो गई हमारी रिएक्शन फोटोसिंथेसिस की। लेकिन सर हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस जो है सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में होती है। तो हम यहाँ पर कंडीशन क्या मान रहे हैं, सनलाइट को हम क्या लिख रहे हैं, एरो मार्क के ऊपर या फिर नीचे लिख सकते हैं। क्लोरोफिल को भी एरो मार्क के ऊपर या फिर नीचे लिख सकते हैं। ऐसे वाली कंडीशन को यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, या फिर आप यहाँ पर टेम्परेचर के लिए भी यूज़ कर सकते हो। और ये वाला जो सिंबल है बेटा, ये वाला हीट के लिए यूज़ होता है। ये वाला जो डेल्टा सिंबल है ना बेटा, हीट के लिए यूज़ होता है बेटा, नोट कर लेना।
नेक्स्ट यहाँ पर देखो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सर हमने तो केमिकल इक्वेशन पढ़ लिया, आप केमिकल रिएक्शन के ऊपर आ जाते हैं। देखो बेटा मेजरली मैं कहूँगा 5 टाइप के आपको केमिकल रिएक्शन पढ़ने हैं। कितने हैं सर? 5 हैं। सर कैसे कैसे हैं? सबसे पहला हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथा हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और पांचवा हो गया हमारा रेडॉक्स रिएक्शन यानी कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो यहाँ पर देखो जब भी केमिकल रिएक्शन होती है कोई सा भी नया एलिमेंट नहीं आता, जैसे समझो फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, मैं करा रहा हूँ सोना और यहाँ पर ऑक्सीजन की रिएक्शन करा रहा हूँ, गोल्ड या फिर ऑक्सीजन की रिएक्शन करा रहा हूँ। ऐसे पॉसिबल नहीं है लेकिन कंसीडर करो यार। यहाँ पर देखो मैं करा रहा हूँ गोल्ड और ऑक्सीजन की रिएक्शन करा रहा हूँ, एकदम से रिएक्शन में से चांदी नहीं आएगा, एकदम से रिएक्शन में से सिल्वर नहीं आएगा, एकदम से रिएक्शन में से आपका आयरन नहीं आएगा, लेकिन जो भी रिएक्शन बनेगी उन्हीं दो कंपाउंड्स के बीच में बनेगी। कोई सा भी नया एलिमेंट नहीं आ सकता, कोई सा भी नया एलिमेंट जा नहीं सकता। बेटा समझ में आ गई होगी बेटा बात। और जो रिएक्शन होता है, रिएक्शन में क्या होते हैं, पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड क्या होते हैं, फॉर्मेशन होते हैं। पुराने बॉन्ड टूटेंगे, नए बॉन्ड फॉर्मेशन होंगे। अरे हाँ सर जो भी आपने बोला बिल्कुल सही बोला। तो यहाँ पर देखो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में सबसे पहला टाइप होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो यहाँ पर देख लेना, यहाँ पर आपका यहीं पर मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये दोनों जो हैं यहाँ पर देखो, ये दोनों जो है बेटा कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन एक दूसरे के ऑपोजिट है बेटा। क्या है बेटा? ऑपोजिट है, एक दूसरे के ऑपोजिट है बेटा। और ये दोनों जो हैं बेटा आपस में भाई भाई हैं। क्या है बेटा? भाई भाई हैं। और यहाँ पर देखो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है बेटा ये दोनों ऑपोजिट हैं। समझ में आ गई होगी बेटा बात। ये दोनों क्या है यहाँ पर ऑपोजिट हैं। लिख लेना बेटा ये वाले सारे पॉइंट। यहाँ पर देखो कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है, आपस में भाई भाई हैं। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो है ये दोनों क्या है, ऑपोजिट है बेटा। यहीं पर मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर देख यार, तो क्या होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। कॉम्बिनेशन का मतलब हम जानते हैं सर, इतनी तो हमने थोड़ी बहुत इंग्लिश सीख रखी है। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कंबाइन करना। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, कंबाइन करना। जब भी दो से ज्यादा एलिमेंट, दो या फिर दो से ज्यादा एलिमेंट कंबाइन करेंगे, क्या करेंगे बेटा, कंबाइन करेंगे और एक प्रोडक्ट देंगे। दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिल रहे हैं और एक प्रोडक्ट दे रहे हैं तो हम उसे क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। जैसे यहाँ पर देख लो, यहाँ पर दे रखा है A प्लस बी हमें क्या दे रहे हैं, दो रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं। समझ में आ गया सर। A प्लस बी मिलकर क्या दे रहे हैं, एक प्रोडक्ट दे रहे हैं। यहाँ पर देखना, यहाँ पर देखना, यहाँ पर देखना, यहाँ पर देखना बेटा डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है बेटा। सर आपने कहा था कॉम्बिनेशन का उल्टा है, ऑपोजिट है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है बेटा, एक रिएक्टेंट क्या करता है, दो से ज्यादा प्रोडक्ट में टूट जाता है। एक रिएक्टेंट टूट रहा है, एक रिएक्टेंट टूट रहा है, यानी कि एक रिएक्टेंट हमें क्या देगा, दो से ज्यादा प्रोडक्ट देगा, दो या फिर दो से ज्यादा प्रोडक्ट देगा, उसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है बेटा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे ए और बी क्या थे, दोनों दोस्त थे। ए और बी क्या थे बेटा, दोनों दोस्त थे। और सी जो है ये क्या है, नया दोस्त मिल गया। ये सी क्या है, हमारा नया दोस्त है बेटा। ए और बी पहले से दोस्त थे, सी हमारा नया दोस्त मिल गया। ए जो है क्या करेगा, सी के साथ दोस्ती बना लेगा। ए जो फ्रेंड था हमारा उसी के साथ दोस्ती बना देगा और बी को लात मार के बाहर भगा देगा। यहाँ पर देखो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को आप धक्के मार के बाहर निकाल रहे हो, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है। यानी कि पहले क्या था सर, एक पहले कंपाउंड था, दूसरा एलिमेंट मिला तो क्या कर दिया, पहले वाला जो कंपाउंड में का एक एलिमेंट जो है नए वाले के साथ रिएक्ट कर लेगा और जो बाकी वाला बचेगा उसे लात मार के बाहर भगा देगा। अरे आया कि नहीं आया, जल्दी बोल यार।
यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्या मैंने कहा, यहाँ पर दो दोस्त थे, एक दोस्त आया नया तो पुराने वाले दोस्त को इसने लात मार के बाहर भगा दिया और इन्होंने दोनों ने बॉन्ड बना लिया। नेक्स्ट यहाँ पर देखना डबल डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं। यहाँ पर देखो ए बी दोनों दोस्त थे और सी डी दोनों क्या थे, दोस्त थे। ए बी दोनों दोस्त थे, सी डी दोनों दोस्त थे। तो यहाँ पर देखना सी को ए जो एलिमेंट था हमारा, इसे क्या होने लगा बेटा, डी से मोहब्बत होने लगी। क्या होने लगी बेटा, डी से मोहब्बत होने लगी। और जो बी था हमारा, बी को सी से मोहब्बत होने लगी, यानी क्या बन जाएंगे, ए जो है डी के साथ चला जाएगा, बी जो है सी के साथ चला जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ आयॉन्स हो रहे हैं बेटा। यहाँ पर देखो डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा था, एक एलिमेंट को लात मार के बाहर भगा रहे थे। यहाँ पर क्या हो गया, ए ने बी को लात मार के बाहर भगाया और डी ने सी को लात मार के बाहर भगाया। और यहाँ पर देखा ए ने डी के साथ दोस्ती कर ली और बी ने सी के साथ दोस्ती कर ली। यहाँ पर किसी को लॉस नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर बी का लॉस हो गया। समझ में आया कि नहीं यार, जल्दी बोल। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या करते हैं, दो से ज्यादा एलिमेंट क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, एक प्रोडक्ट बनाते हैं। डीकॉम्पोजिशन का मतलब एक रिएक्टेंट टूट के क्या करता है, दो या दो से ज्यादा क्या मिलेगा, प्रोडक्ट बनाएगा। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, एक हायर रिएक्टिव एलिमेंट दूसरे कंपाउंड में से दूसरे एलिमेंट को लात मार के बाहर भगा देगा। और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट में ये होता है कि दोनों कंपाउंड के आयॉन्स जो है एक्सचेंज होते हैं। क्या होते हैं बेटा, आयॉन्स जो है एक्सचेंज होते हैं। अरे हाँ सर, हमें समझ में आ गया है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पर देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को डिटेल से पढ़ेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है बेटा, दीज आर द रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट इज फाउंड बाय द कंबाइनिंग टू और मोर रिएक्टेंट। यानी कि दो से ज्यादा रिएक्टेंट जब कंबाइन करेंगे तो एक प्रोडक्ट मिलेगा, उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल दिया रखा है यहाँ पर, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम दूसरे नाम से क्विकलाइम भी बुलाते हैं बेटा। कैल्शियम ऑक्साइड में जब हम पानी ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड में जब हम पानी ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड में हमने पानी ऐड किया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम प्यार से क्या बुलाते हैं बेटा, स्लेक्लाइम भी कहते हैं। दोनों में कंफ्यूज नहीं है ना, कैल्शियम ऑक्साइड जो है क्विकलाइम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है स्लेक्लाइम है बेटा। और यहाँ पर देखो जब हमने ये रिएक्शन कराई तो हमने जब बीकर को टच कर कर देखा तो हमें यहाँ पर क्या महसूस हुई, गर्मी महसूस हुई बेटा। यानी कि हमें क्या महसूस हुई, यहाँ पर हीट रिलीज हो गई। क्या रिलीज हो गई बेटा, हीट रिलीज हो गई। यहाँ पर देखना दो से ज़्यादा रिएक्टेंट थे, दो या फिर दो से ज़्यादा रिएक्टेंट जब एक सिंगल प्रोडक्ट देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अरे आया कि नहीं आया। नेक्स्ट यहाँ पर देखो जो स्लेक्लाइम का जो सोल्यूशन है इसे हम कहाँ पर यूज़ करते हैं बेटा, वाइट वॉशिंग में यूज़ करते हैं। वाइट वॉशिंग जो पेंटिंग करते हैं ना बेटा, वहाँ पर इसे यूज़ करते हैं। और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा। क्या बना लेगा बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा। और ये जो है ये क्या देगा, शाइनी अपीयरेंस देगा बेटा। आपके वॉल को है शाइनी अपीयरेंस देगा। और आपको शॉकिंगली ये बात पता होनी चाहिए कि जो हमारे मार्बल होते हैं बेटा वो किसके बने हुए होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए होते हैं, इसलिए इतना शाइनी नेचर शो करते हैं। अरे हाँ सर, जो भी आपने बोला बिल्कुल सही बोला। यहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन के दूसरा एग्जांपल देख लो, जैसे यहाँ पर बर्निंग ऑफ कोल जो होता है कार्बन होता है बेटा, आप जानते हैं। कार्बन को हमने क्या किया, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया तो ये क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। यहाँ पर देखना दो या फिर दो से ज्यादा रिएक्टेंट एक साथ रिएक्ट कर रहे हैं और सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं। और यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ वाटर देख लेना, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, वाटर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और वाटर बना रहा है। यहाँ पर देखना दो या फिर दो से ज्यादा रिएक्टेंट एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं तो हम क्या कह सकते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कह सकते हैं। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ पर देख लेना, द रिएक्शन इन विच हीट। यहाँ पर देखो यार, जैसे ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट या फिर दूसरी एनर्जी रिलीज हो रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। ऐसे रिएक्शंस जिसमें हीट या फिर दूसरी एनर्जी रिलीज हो रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। अरे हाँ सर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल यहाँ पर देख लेना, जैसे हम नेचुरल गैस को क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं।
नेचुरल गैस को यानी मीथेन को हमने क्या किया, बर्न किया, तो हमें क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, वाटर मॉलिक्यूल मिल रहा है। लेकिन इसके साथ हमें क्या मिल रही है बेटा, हीट मिल रही है। क्या मिल रही है बेटा, हीट मिल रही है, यहाँ पर दे सकता है। और यहाँ पर रेस्पिरेशन देखा, रेस्पिरेशन तो कर रहा है, रेस्पायर कर रहा है, अपने अंदर का खाना जो है उसे क्या कर रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है। लेकिन मेरे साथ में उसके साथ क्या मिल रही है बेटा, एनर्जी मिल रही है, यानी कि एनर्जी रिलीज हो रही है, मतलब कि क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तीसरा हमारे पास यहाँ पर है डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स। तो हम क्या करेंगे, अपने जो वेजिटेबल है उसे डिकम्पोज करेंगे तो किस में फॉर्म हो जाएगा बेटा, कंपोस्ट में फॉर्म हो जाएगा। लेकिन इसके साथ हमें क्या मिलेगा बेटा, एनर्जी मिल जाएगी। क्या मिलेगी बेटा, एनर्जी मिल जाएगी। अगर हमने मैग्नीशियम रिबन को भी बर्न किया था तो हमें यहाँ पर हीट एनर्जी रिलीज हो रही थी। अरे हाँ सर, हमें पता चल गया है। ऐसे रिएक्शन जिसमें या हीट या फिर कोई दूसरी एनर्जी रिलीज होती है उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पर देखना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन का उल्टा होता है बेटा। यहाँ पर क्या होता है, एक रिएक्टेंट टूट जाता है, एक रिएक्टेंट क्या होता है, टूट जाता है, तो क्या देता है, दो या फिर दो से ज़्यादा प्रोडक्ट देता है। एक रिएक्टेंट टूटेगा, दो या फिर दो से ज़्यादा प्रोडक्ट को फॉर्म करेगा, उसे हम क्या कहेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। जैसे यहाँ पर देखना, एक स्टूडेंट क्या कर रही है, ये क्या कर रही है, फेरस सल्फेट ले लिए है, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स को क्या कर रही है, हीट में हीट दे रही है, यानी कि इसे क्या कर रही है, बर्न कर रही है। फेरस सल्फेट को क्या कर रही है, बर्न कर रही है। फेरस सल्फेट को जब इसने हीट किया तो इसे क्या मिला, फेरिक ऑक्साइड मिल गया। क्या मिला बेटा, फेरिक ऑक्साइड मिला। और यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड मिला, सल्फर ट्राइऑक्साइड मिला। क्या क्या मिला बेटा, फेरिक ऑक्साइड मिला, सल्फर डाइऑक्साइड मिला, सल्फर ट्राइऑक्साइड मिला। लेकिन 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 बेटा यहाँ पर याद रखना, फेरस सल्फेट का एक्चुअल कलर क्या था बेटा, ग्रीन कलर था, ग्रीन कलर था। जब इसने बर्न किया तो कलर क्या हो गया, चेंज हो गया। सर कलर क्यों चेंज हो गया, यहाँ पर देखना, कलर इसलिए चेंज हुआ क्योंकि यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल क्या हो गया, लॉस हो गया। वाटर मॉलिक्यूल क्या हो गया, लॉस हो गया। वाटर मॉलिक्यूल लॉस होने की वजह से क्या हो गया, कलर चेंज हो गया। और यहाँ पर क्या प्रोडक्ट मिला हमें, फेरिक ऑक्साइड मिला, फिर सल्फर डाइऑक्साइड मिला, यहाँ पर सल्फर ट्राइऑक्साइड मिला। और यहाँ सर सिंपल रिएक्शन थी, हमें समझ में आ गई है। फेरस सल्फेट को हमने ग्रीन कलर के फेरस सल्फेट को हमने बर्न किया तो हमें कलर चेंज हो गया और वाटर मॉलिक्यूल क्या हो गया, लॉस हो गया। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल में से वाटर मॉलिक्यूल लॉस हो गया और प्रोडक्ट क्या मिले बेटा, ये तीनों प्रोडक्ट हमें मिल गए। नेक्स्ट यहाँ पर एग्जाम्पल ऑफ, हाँ यहाँ पर देखो उसी का एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल है यहाँ पर, जब हमने कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कर दिया बेटा, हीट कर दिया। कैल्शियम कार्बोनेट को हमने क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हीट कर रहे हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हमने हीट किया तो हमें क्या मिला बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड मिला। और यहाँ पर क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड मिला। यहाँ पर एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में तीन टाइप्स होते हैं बेटा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में तीन टाइप होते हैं। पहला टाइप होगा थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन। दूसरा होगा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हम क्या करेंगे, अपने प्रोडक्ट को बनाएंगे। तीसरा होगा हमारा फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। यहाँ पर देखेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, और यहाँ पर होगा फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। थर्मल, इलेक्ट्रो, फोटो, समझ में आ गई होगी बेटा बात। थर्मल का मतलब हीट से हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, और यहाँ पर क्या इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी से प्रोडक्ट बना रहे हैं, और यहाँ पर फोटोलाइटिक मतलब यानी लाइट के प्रेजेंस में हम क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो यहाँ पर देखो थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, जो हीट के मदद से हम क्या कर रहे हैं, अपने रिएक्शन को बना रहे हैं या फिर अपने प्रोडक्ट को बना रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखो हीट की मदद से हमने क्या कर दिया, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट दे दिया, हीट की मदद से प्रोडक्ट फॉर्म होगा, यानी कि थर्मल डिकम्पोजिशन है। अरे हाँ सर, हमें समझ में आ गया है। नेक्स्ट यहाँ पर देखो हमने क्या कर दिया, लेड नाइट्रेट ले लिया। लेड नाइट्रेट को हमने क्या कर दिया, बर्न कर दिया, यानी कि ये भी थर्मल डिकम्पोजिशन है क्योंकि हम यहाँ पर हीट का यूज़ कर रहे हैं। लेड नाइट्रेट को जब हमने बर्न किया तो हमें प्रोडक्ट मिला बेटा, लेड ऑक्साइड मिल गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिला, और यहाँ पर हमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिल गया। तो यहाँ पर देखना, जब ये रिएक्शन होगी टेस्ट ट्यूब के ऊपर ऐसे आपको ब्राउन कलर के फ्यूम्स देखने को मिलेंगे। ये ब्राउन कलर के फ्यूम्स किसके हैं सर, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के हैं। क्या है बेटा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के ब्राउन कलर के फ्यूम्स देखने को मिलेंगे हमें। ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना बेटा, ब्राउन कलर के फ्यूम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के मिलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखें, ये हो गए हमारे थर्मल डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर करते हैं। क्या करते हैं बेटा, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर करते हैं। सबसे पहले हमने क्या कर दिया, ऐसा वाला बीकर ले लिया। बीकर में क्या किया, दो होल बनाए। दो होल बनाकर हमने क्या कर दिया, ऐसे दोनों इलेक्ट्रोड डाल दिए। इलेक्ट्रोड डालकर हमने क्या कर दिया, यहाँ से स्टॉपर लगा दिया। स्टॉपर का काम क्या है सर, ये पानी को नीचे आने नहीं देगा, स्टॉपर लगा दिया। और यहाँ पर हमने क्या कर दिए, एक
एक इलेक्ट्रोड को हमने बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दिया और एक को नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दिया। और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, 6 वोल्ट की बैटरी लगाई। उसके बाद हमने इसमें पानी भरा, पानी भर के हमने क्या कर दिया, ऐसे उल्टे टेस्ट ट्यूब लगा दिए, ऐसे उल्टे टेस्ट ट्यूब लगा दिए। और यहाँ पर जब हमने स्विच को ऑन किया, तो बेटा हम क्या देखेंगे, और यहाँ पर पानी के साथ थोड़ा सा डाइल्यूट H2SO4 मिलाना था, तो हम यहाँ पर जब ये रिएक्शन करेंगे तो हमें, जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो हमें जो देखने को मिलेगा बेटा, जो हमारा कैथोड होगा उसके पास हाइड्रोजन गैस कलेक्ट हो जाएगी, और जो एनोड होगा बेटा उसके पास ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट हो जाएगी। यानी कि ये है कि हम क्या कर रहे हैं, वाटर को क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में तोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में तोड़ रहे हैं। देखो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, ऐसे हमने मग लिया, मग में 2 होल बनाए, होल बनाकर यहाँ पर कार्बन के हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रोड फिट कर दिए। और फिर हमने यहाँ पर रबर स्टॉपर लगा दिया ताकि पानी नीचे से नहीं आए। और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, एक को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दिया, एक को नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर एक को कैथोड नाम दिया, दूसरे को एनोड नाम दिया। और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, पानी के साथ थोड़ा H2SO4 मिला लिया यहाँ पर, और यहाँ पर हमने इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब लगा दिया। और फिर हमने स्विच को ऑन कर दिया। जब हमने स्विच को ऑन किया तो जो वाटर मॉलिक्यूल था ये हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। ये टूटने के बाद क्या हो जाएगा बेटा, जितना भी ऑक्सीजन होगा वो एनोड के पास आएगा और जितना भी हाइड्रोजन होगा वो कैथोड के पास जाएगा। लेकिन बेटा यहाँ पर नोट करने की बात यह है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर अमाउंट ऑफ गैस ज़्यादा है बेटा कंपेयर टू दिस वन। यहाँ पर अमाउंट ऑफ गैस ज़्यादा है। सर क्यों ज़्यादा है, यहाँ पर देखो हाइड्रोजन गैस का अमाउंट क्या है, डबल्ड है। हाइड्रोजन गैस का अमाउंट क्या है, डबल्ड है कंपेयर टू ऑक्सीजन। क्यों सर, ऐसा क्यों हो रहा है, जब हम वाटर मॉलिक्यूल को देखेंगे तो हमें यहाँ पर दिखेगा जो हाइड्रोजन था वो 2 मोल्स था बेटा। कितना था बेटा, 2 मोल था। यानी कि 2 एटम से, हाइड्रोजन के 2 एटम से ऑक्सीजन का 1 एटम था, इसलिए हाइड्रोजन की गैस जो है वो डबल प्रोड्यूस होगी ऑक्सीजन के मुकाबले में। समझ में आ गया है सर। नेक्स्ट यहाँ पर देखना, ये फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन है बेटा, ये वो इलेक्ट्रोलाइटिक ये हो गया, और यहाँ पर थर्मोलाइटिक ये हो गया, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, यहाँ पर फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन हो गया। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन में हमने क्या कर दिया, एक हमने ऐसा चाइना डिश लिया जिसमें सिल्वर क्लोराइड को हमने क्या कर दिया, धूप में छोड़ दिया। क्या कर दिया बेटा, धूप में छोड़ दिया, इसे सनलाइट के प्रेजेंस में छोड़ दिया। तो हमें वहाँ पर क्या देखने को मिलेगा बेटा, जो भी हमारा वाइट कलर का AgCl होगा, ये किस में बन जाएगा बेटा, ये सिल्वर कलर में फॉर्मेशन हो जाएगा या फिर ग्रे कलर में फॉर्मेशन हो जाएगा। सर क्यों हुआ, वाइट कलर से ग्रे कलर क्यों हुआ बेटा, इसलिए क्योंकि AgCl में Cl था, लेकिन यहाँ पर एक हो गया, डीकम्पोज हो गए। एक रिएक्टेंट क्या कर रहा है, यहाँ पर 2 प्रोडक्ट दे रहा है, यानी कि डीकम्पोज हो गए। ये डीकम्पोज होने की वजह से क्या मिल रहा है, हमें सिल्वर मिल रहा है और क्लोरीन मिल रहा है। क्लोरीन जो है बेटा वो लाइटर गैस है, तो ये हवा में उड़कर चले जाएगी, लेकिन हमें साथ में क्या मिलेगा बेटा, जो प्रोडक्ट मिलेगा हमें Ag मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, Ag मिलेगा, इसलिए ग्रे कलर में मिल रही है हमें। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हमने क्या कर दिया, AgCl को एक धूप में छोड़ दिया चाइना डिश में, तो क्या बन जाएगा बेटा, AgCl से Ag प्लस Cl बन जाएगा। Cl जो है एटमॉस्फेयर में उड़कर चले जाएगी और यहाँ पर क्या हो जाएगा, Ag मिल जाएगा हमें। समझ में आ गई है सर। एक सेम टू सेम प्रोसेस होता है AgBr के साथ। AgBr को जब हमने सनलाइट में छोड़ा तो ये क्या हो गया, Ag, और यहाँ पर Br2 गैस रिलीज हो गई। तो यहाँ पर देखो, ये वाले रिएक्शन को हम कहाँ यूज़ करते हैं, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ करते हैं बेटा, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ करा करते थे। और यहाँ पर देखना, हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं बात, जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हैं उन्हें एनर्जी चाहिए बेटा। क्या चाहिए बेटा, उन्हें एनर्जी चाहिए। एनर्जी देंगे तभी रिएक्शन होगी बेटा। तो ऐसे रिएक्शन जो एनर्जी को ऑब्जर्व करते हैं, क्या करते हैं बेटा, एनर्जी को ऑब्जर्व करते हैं, उसे हम एंडोथर्मिक कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, एंडोथर्मिक कहेंगे। जो रिलीज करे उसे एक्सोथर्मिक कहेंगे, जो ऑब्जर्व करे उसे एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, अगर आप बैरियम हाइड्रोक्साइड को अमोनियम क्लोराइड के साथ मिक्स करोगे तो आपको बैरियम क्लोराइड और फिर यहाँ पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। तो आप जब इसे बीकर को टच करोगे तो कूल लगेगा बेटा, यानी कि यहाँ पर भी टेम्परेचर चेंज हो रहा है। और ये क्या है बेटा, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक का मतलब हीट जो है, हीट या फिर एनर्जी ऑब्जर्व हो रही है। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है बेटा, रिलीज हो रही है। रिलीज ऑब्जर्व में कंफ्यूज नहीं होना है बेटा।
नेक्स्ट यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है बेटा, एक हायर रिएक्टिव एलिमेंट जो है बेटा वो लोअर रिएक्टिव एलिमेंट के कंपाउंड में से लात मार के बाहर भगाता है। यहाँ पर देखना हायर मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करता है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, यानी कि लात मार के बाहर भगाता है। जैसे यहाँ पर देखो आपको क्या करनी है, 3 आयरन नेल्स लेनी है, 2 को क्या करेंगे ऐसे, हम क्या करेंगे ऐसे टेस्ट ट्यूब के अंदर डालेंगे। टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या था बेटा, कॉपर सल्फेट था। कॉपर सल्फेट कौन से कलर का होता है बेटा, ब्लू कलर का होता है, यानी कि ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट के अंदर हमने ऐसे 2 आयरन नेल डाल दिए और एक आयरन नेल अपने पास रखेंगे कंपैरिजन के लिए। तो हमने जब कॉपर सल्फेट में आयरन को डाला, कॉपर सल्फेट में जब हमने आयरन को डाला तो हमें क्या मिलेगा बेटा, हमें मिलेगा आयरन प्लस कॉपर सल्फेट हमें क्या दे देगा, फेरस सल्फेट दे देगा। क्या दे देगा बेटा, फेरस सल्फेट दे देगा। और ये जो इसका कलर जो होगा बेटा लाइटली येलो होगा बेटा, येलो कलर में मिल जाएगा, येलो ग्रीन कह सकते हो आप। यहाँ पर देखना आयरन का कलर कुछ और था, कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करने के बाद ये जो आयरन हो गया ब्राउनिश इन कलर हो गया, और जो हमारा कॉपर सल्फेट जो ब्लू कलर में था ये क्या हो जाएगा, फेड हो जाएगा बेटा, यानी थोड़ा येलोइश ग्रीन अपीयरेंस आने लगेगा। तो यहाँ पर देखना दोनों के कलर चेंज हो रहे हैं, आयरन का कलर कुछ और था वो क्या हो गया यहाँ पर ब्राउनिश कलर हो गया, और यहाँ पर जो कॉपर सल्फेट था ब्लू कलर में था वो क्या हो गया यहाँ पर फेड हो रहा है। तो यहाँ पर देखना ये क्यों हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऑफ आयरन बाय कॉपर, यानी कि क्या कर रहा है आयरन जो है कॉपर को उसके सॉल्यूशन में से लात मार के बाहर भगा रहा है। आयरन क्या करेगा, सल्फेट के साथ जाके बॉन्ड बनाएगा, आयरन जो है सल्फेट के साथ बॉन्ड बनाएगा और यहाँ पर कॉपर को लात मार के बाहर भगा देगा। समझ में आ गई होगी रिएक्शन बेटा, इंपॉर्टेंट रिएक्शन याद रखना। तो हमने जो तीसरी नेल ले रखी थी उसे क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे, कलर पहचानेंगे बेटा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर देखना आयरन को हमने क्या कर दिया, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डाल दिया, तो क्या हो गया बेटा, वो आयरन जो है सल्फेट के साथ रिएक्ट कर दिया और कॉपर को लात मार के बाहर भगा दिया। तो यहाँ पर दोनों के कलर चेंज हो रहे हैं। जो आयरन का कलर था वो क्या हो रहा है, पहले जो और था यहाँ पर क्या हो रहा है, ब्राउन कलर में आ जा रहा है, और यहाँ पर जो कॉपर सल्फेट था इसका कलर भी चेंज हो रहा है बेटा। और यहाँ पर दूसरे एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे जिंक प्लस कॉपर सल्फेट हमें क्या दे देगा, जिंक सल्फेट दे देगा और फिर कॉपर दे देगा। और यहाँ पर लेड प्लस कॉपर क्लोराइड क्या दे रहा है, हमें लेड क्लोराइड प्लस कॉपर दे देगा। यहाँ पर देखना इसलिए हो रही है रिएक्शन क्योंकि जिंक जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। अगर कम रिएक्टिव होता तो रिएक्शन नहीं होती, कम रिएक्टिव होता तो रिएक्शन नहीं होती, ज़्यादा रिएक्टिव है इसलिए क्या हो रही है, रिएक्शन हो रही है। नेक्स्ट यहाँ पर देखना डबल डिस्प्लेसमेंट जो है डिस्प्लेसमेंट का बड़ा भाई है। यहाँ पर देखना यहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर सिर्फ एक एलिमेंट को लात मार के बाहर भगाया जा रहा था, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज हो रहे हैं बेटा, यानी ये इसे लात मार के बाहर भगाए, ये इसे लात मार के बाहर भगाएगा और ये दोनों दोस्त बन जाएंगे, वो दोनों दोस्त बन जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखना यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ आयॉन्स हो रहा है बेटा, क्या हो रहा है यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ आयॉन्स हो रहे हैं। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, सोडियम सल्फेट को ले लिया, सोडियम सल्फेट को हमने बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट किया, तो ये जो है था ना बेटा, सोडियम जो था वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, और जो बेरियम था ना बेरियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा, यानी कि सोडियम सल्फेट का सोडियम क्लोरीन के साथ जाएगा, बेरियम क्लोराइड का बेरियम जो है सल्फेट के साथ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, बेरियम सल्फेट बन जाएगा और यहाँ पर सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। फिर से कह रहा हूँ, जब हमने सोडियम सल्फेट ले लिया और बेरियम क्लोराइड ले लिया, दोनों को रिएक्ट कराएंगे तो बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड मिल जाएगा। और ये जो बेरियम सल्फेट है बेटा, ये जो बेरियम सल्फेट है ये प्रेसिपिटेट बन जाएगा, क्या बन जाएगा बेटा, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन जाएगा, पीपीटी बन जाएगा, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन जाएगा। ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, वो रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। प्रेसिपिटेट क्या होता है बेटा, इनसॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं, इनसॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं जो बॉटम में जाके सेटल डाउन हो जाते हैं, इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो बॉटम में जाके सेटल हो जाते हैं उसे हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। और ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है उसे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहेंगे। जैसे ये वाला एग्जांपल आप दे सकते हो। यहाँ पर देखना दूसरा वाला एग्जांपल दे रखा है, जैसे हमने लेड नाइट्रेट लिया और पोटेशियम आयोडाइड लिया, तो हमने क्या हो गया, यहाँ पर लेड जो है वो आयोडाइड के साथ चला गया और जो यहाँ पर पोटेशियम था वो नाइट्रेट के साथ चला गया, यानी कि हमें क्या मिला, यहाँ पर लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करने पर हमें मिला पोटेशियम आयोडाइड और
यहाँ पर देखना लेड आयोडाइड मिला और पोटेशियम नाइट्रेट मिला, लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट मिला। यहाँ पर देखना ये जो था ना बेटा लेड आयोडाइड, ये लेड आयोडाइड जो है वाइट प्रेसिपिटेशन बन जाएगा, यहाँ पर येलो कलर का प्रेसिपिटेशन बन जाएगा बेटा, वाइट यहाँ पर बन रहा था और यहाँ पर येलो कलर का प्रेसिपिटेशन बन जाएगा। क्या बनेगा बेटा? येलो कलर का प्रेसिपिटेशन बन जाएगा और यहाँ पर नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखना ऑक्सीडेशन, ये चारों आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा था, यहाँ पर एक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट लात मारकर बाहर भागा रहा था, यहाँ दो से ज़्यादा, यहाँ एक रिएक्टेंट दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में हो रहे थे और यहाँ पर दो से ज़्यादा रिएक्टेंट एक में हो रहे थे। नेक्स्ट आते हैं हमारे रेडॉक्स रिएक्शन, इसे हम दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं बेटा? रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। दोनों को मिलाकर रेडॉक्स रिएक्शन भी कह सकते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन का मतलब समझते हैं। ऑक्सीडेशन यहाँ पर देखना वर्ड में ही छुपा हुआ है, मतलब ऑक्सीडेशन का मतलब है ऑक्सीजन को गेन करना, ऑक्सीडेशन का मतलब है ऑक्सीजन को गेन करना, यानी कि हम क्या कह सकते हैं? गेन ऑफ ऑक्सीजन जो है ऑक्सीडेशन है। या फिर हम दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हैं लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का गेन होना या फिर हाइड्रोजन का लॉस होना, दोनों क्या होते हैं? ऑक्सीडेशन होते हैं। और जो सब्सटेंस इस रिएक्शन में जाएगा, यानी कि जो सब्सटेंस ऑक्सीडेशन में जाएगा उसे हम ऑक्सीडाइज कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ऑक्सीडाइज कहते हैं, उसे ऑक्सीडाइज कहते हैं। और रिडक्शन का मतलब क्या था? है लॉस ऑफ ऑक्सीजन। मैंने कहा ये दोनों अपोजिट है बेटा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों के एक दूसरे के अपोजिट है। यहाँ पर गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा था, यहाँ पर लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। यहाँ पर लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा था, यहाँ पर गेन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। और जो सब्सटेंस रिडक्शन प्रोसेस में जाएगा उसे रिड्यूस कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? रिड्यूस कहेंगे। जैसे यहाँ पर देख लो, पहला वाला एग्जाम्पल लिया था हमने, मैग्नीशियम रिबन को एयर में बंद किया तो मैग्नीशियम एयर के साथ रिएक्ट कर रहा है, यानी कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, यानी कि ऐड ऑफ ऑक्सीजन कर रहा है या फिर गेन ऑफ ऑक्सीजन कर रहा है। गेन ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ऑक्सीडेशन कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं बेटा। और यहाँ पर गेन ऑफ ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया? ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो गया। यहाँ पर जो है मैग्नीशियम जो है ऑक्सीडाइज हो गया, ऐसा कहेंगे। मैग्नीशियम जो है ऑक्सीडाइज हो गया, यानी कि जो सब्सटेंस ऑक्सीडेशन प्रोसेस में जाता है उसे ऑक्सीडाइज कहते हैं। मैग्नीशियम जो है ऑक्सीडाइज हो गया। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर दूसरा एग्जांपल है, एक चाइना डिश में हमने क्या कर दिया? 1 ग्राम कॉपर के पाउडर को हीट करना शुरू कर दिया। ये जो कॉपर है बेटा एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ पर क्या बना लेगा? कॉपर ऑक्साइड बना लेगा बेटा। कॉपर को जब हमने हीट किया, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, उसने क्या बना लिया? यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड बना लिया। ये जो कॉपर 2 ऑक्साइड था बेटा, ये ब्लैक कलर का होता है। कौन से कलर का होता है? ब्लैक कलर का होता है। इसलिए पूरी की पूरी सरफेस क्या हो गई? ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो गई। इसलिए पूरी सरफेस ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो गई। और फिर हम क्या करेंगे? उसी ब्लैक कलर की सरफेस पे से हम हाइड्रोजन गैस को पास करेंगे। जब हमने हाइड्रोजन गैस को पास किया तो हमने क्या देखा? वहां पर ये जो हाइड्रोजन था ये ऑक्सीजन के साथ चला गया। हाइड्रोजन था ऑक्सीजन के साथ चला गया और साथ में हमें क्या बचा बेटा? यहाँ पर बचा हमें कॉपर बचा। फिर से हमें प्योर कॉपर मिल गया। तो यहाँ पर देखना, सबसे पहले हमने क्या किया? कॉपर को लिया, बंद किया, तो क्या बन जाएगा? क्या बन गया? कॉपर 2 ऑक्साइड बन गया। फिर ये कॉपर 2 ऑक्साइड को हमने हाइड्रोजन गैस पास की तो ये क्या बन गया बेटा? प्योर कॉपर एंड वाटर मॉलिक्यूल बन गया। तो यहाँ पर देखना जो ये कॉपर ऑक्साइड था बेटा, क्या था? कॉपर ऑक्साइड था। इसमें से क्या हो गया बेटा? ऑक्सीजन रिमूव हो गया, यानी कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो गया, यानी कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो गया। यहाँ से लॉस ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं। लॉस ऑफ ऑक्सीजन को रिडक्शन कहते हैं। और यहाँ पर देखना, जो हाइड्रोजन था हमारे पास, हाइड्रोजन में क्या ऐड हो रहा है बेटा? यहाँ से ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। हाइड्रोजन ने क्या किया? ऑक्सीजन को ऐड किया, गेन ऑफ ऑक्सीजन किया। गेन ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। अरे हाँ सर, हमें पता चल गया है। और इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन को दोनों को मिलाकर हम क्या कह सकते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन कह सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर देख लेना। जैसे यहाँ पर क्या था? हमारे पास जिंक ऑक्साइड था और यहाँ पर हमने कार्बन के साथ रिएक्ट किया तो हमें क्या मिला? जिंक मिला, प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड मिला। यहाँ पर जो जिंक ऑक्साइड था इसने क्या कर दिया? ऑक्सीजन को लॉस कर दिया, यानी लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या बन गया? रिडक्शन बन गया। लॉस ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन बन गया। और जो कॉपर, यहाँ पर हमारे पास कार्बन था बेटा, कार्बन ने क्या किया? ऑक्सीजन को गेन किया, यानी कि ऐड किया। ऑक्सीजन को क्या किया? इसने गेन किया, तो ये बन गया हमारा ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया बेटा? ऑक्सीडेशन हो गया।
यहाँ पर दूसरा यहाँ पर दे रखा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, मतलब क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। यहाँ पर गेन ऑफ क्या, यहाँ पर भी देखना, यहाँ पर भी देखना, यहाँ पर लॉस ऑफ क्या हो रहा है बेटा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। यहाँ से लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, यानी लॉस ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। हाइड्रोजन की कंपैरिजन में बात चल रही है बेटा, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है मतलब रिडक्शन। अरे हाँ सर, हमें समझ में आ गया है। कार्बन जो है यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड को, और जो जिंक ऑक्साइड है क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है Zn को। अरे हाँ सर। नेक्स्ट यहाँ पर देखना, HCl जो है, HCl क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है Cl में, और यहाँ पर जो है, यहाँ पर MnO2 जो है रिड्यूस हो रहा है MnCl2 में। अरे हाँ सर। यहाँ पर देखना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के हमारे डेली लाइफ पर क्या असर पड़ते हैं। असर ये पड़ता है कि बेटा यहाँ पर करोजन तो आपने सुना ही होगा, करोजन आपने रस्टिंग तो सुना ही होगा बेटा। रस्टिंग क्यों होती है, क्योंकि हम रस्टिंग और करोजन में थोड़ा सा फर्क होता है बेटा। करोजन हर एक मेटल के लिए होता है, रस्टिंग जो होता है सिर्फ और सिर्फ आयरन के लिए होता है बेटा। करोजन क्या होता है बेटा, जब भी हम मेटल को क्या करते हैं, मॉइस्चर या फिर एसिड या फिर वाटर के साथ छोड़ देते हैं, तो क्या हो जाता है बेटा, उसके ऊपर जो उसके सरफेस होती है वो ख़राब हो जाती है। उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, करोजन कहते हैं। और यहाँ पर देखना, ये हम कहाँ देख सकते हैं, जब सिल्वर पर ब्लैक कलर की कोटिंग आती है तब हम देख सकते हैं, या फिर जो ग्रीन कलर की कोटिंग कॉपर पर आती है तब हम ये चीज़ देख सकते हैं बेटा। या फिर आयरन जो होता है ना, आयरन जब रस्ट होता है तो हम ये वाली चीज़ देख सकते हैं। समझ में आ गई होगी बेटा बात। जब हम एक कोई भी मेटल को मॉइस्चर या फिर एसिड के साथ छोड़ देते हैं तो उसकी सरफेस क्या होती है बेटा, ख़राब हो जाती है। ये हम देख सकते हैं, ब्लैक कलर की कोटिंग सिल्वर पे और ग्रीन कलर की कोटिंग कॉपर पे, या फिर रस्टिंग ऑफ आयरन देख सकते हैं। इससे क्या हो रहा है बेटा, रस्टिंग ऑफ आयरन से, करोजन से क्या डैमेज हो रहा है बेटा, कार के बॉडीज डैमेज हो रहे हैं, ब्रिजेस जो है वो वीक होते जा रहे हैं, आयरन की रेलिंग जो है वीक होती जा रही है, और यहाँ पर शिप्स जो हैं वो ख़राब होते जा रहे हैं। ये हो गए यहाँ पर इफेक्ट्स हो गए इसके करोजन के। नेक्स्ट यहाँ पर रैंसिडिटी तो आपने सुना ही होगा। जब भी हम ऑयल या फिर फैट के चीज़ों को क्या करते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में छोड़ देते हैं, कहीं एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ देते हैं, तो क्या हो जाता है बेटा, वो रैंसिड बन जाता है और उससे स्मेल निकलनी शुरू हो जाती है और उसका टेस्ट भी क्या होता है, ख़राब हो जाता है। जब भी ऑयल या फिर फैट के चीज़ों को हमने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में छोड़ दिया एटमॉस्फेयर में, तो उससे वो क्या हो जाता है बेटा, रैंसिड होता है, मतलब कि ख़राब जाता है और उससे ख़राब स्मेल निकलना शुरू हो जाती है, बदबू निकलना शुरू हो जाती है और उसका टेस्ट भी क्या होता है, ख़राब हो जाता है बेटा। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रैंसिडिटी कहते हैं। और रैंसिडिटी को हम कैसे बचा सकते हैं बेटा, सबसे पहली बात रैंसिडिटी को प्रिवेंट करने का ये होता है कि हम रेफ्रिजरेटर में रख देंगे तो प्रिवेंट हो जाएगा बेटा। रेफ्रिजरेटर में हमारे ऑयल या फिर फैट को रख देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, वहाँ से प्रिवेंशन हो जाएगा। या फिर हम क्या कर सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट डाल सकते हैं। सर एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन से प्रिवेंशन करते हैं। क्या करते हैं बेटा, ऑक्सीडेशन से प्रिवेंशन करते हैं, यानी कि रैंसिड होने नहीं देते। तो हम एंटीऑक्सीडेंट डाल सकते हैं। या फिर क्या कर सकते हैं, हम एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं बेटा, या फिर कोई बंद चीज़ में हम क्या कर सकते हैं बेटा, बंद डब्बे में हम क्या कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं, एयर टाइट कंटेनर। या फिर हम क्या करते हैं, चिप्स की पैकेट में आपने देखा होगा, पॉकेट में आपने देखा होगा, क्या होता है बेटा, वहाँ पर नाइट्रोजन गैस को फिल कर दिया जाता है। नाइट्रोजन गैस क्या करती है बेटा, वो भी एक एंटीऑक्सीडेंट होती है, रैंसिड होने नहीं देती। नाइट्रोजन गैस को क्या कर देते हैं, उसके अंदर भर देते हैं। अरे सर हमें समझ में आ गया है। नेक्स्ट यहाँ पर एनसीईआरटी जल्दी से कवर कर लेते हैं बेटा। देख यार, यहाँ से कुछ भी नहीं है, सिर्फ तुझे पता होना चाहिए। जल्दी से एनसीईआरटी खोला और मार्क करता चल यहाँ मेरे साथ। यहाँ पर देख, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, यहाँ पर तुझे पता होना चाहिए बेटा, सिर्फ इतना ही इस वाले पेज में। नेक्स्ट यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या दे रखा है, एक एक्टिविटी दे रखा है। एक्टिविटी में आपको क्या पता होना चाहिए कि बेटा हम यहाँ पर मैग्नीशियम रिबन जो है उसे बंद कर रहे हैं, तो हमें कौन से कलर का मिलेगा, वाइट कलर का मिलेगा बेटा। ये वाली चीज़ तुझे पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर बन जाता है, यहाँ पर क्या क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं वो तुझे पढ़ लेगा तो बेटा तुझे यहाँ से पता चल जाएगा। वाइट कलर के फ्लेम आएगी, और यहाँ पर देखना, यहाँ पर डैजलिंग वाइट फ्लेम आएगी बेटा, डैजलिंग वाइट फ्लेम यानी शाइनी वाइट फ्लेम आएगी। यहाँ से समझ में आ गई होगी बेटा बात यहाँ पर। और ये वाली रिएक्शन में तो यहाँ पर बैलेंस इक्वेशन पूछ सकता है ये वाली रिएक्शन की। ये वाली रिएक्शन में भी सेम बेटा, लेकिन यहाँ पर हीट रिलीज हो रही है, यहाँ पर प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, वो वाला पढ़ लेना। नेक्स्ट यहाँ पर किस किस कंडीशन में रिएक्शन हो सकती है बेटा, जब ये चारों चेंज हो गए तब क्या हो सकती है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, ऐसा हम कह सकते हैं।
और फिर नेक्स्ट हमारी केमिकल इक्वेशन में तो यहाँ से कुछ भी नहीं आएगा, बस रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है वो देख लेना, और फिर जो सिंबल्स होते हैं उसका मतलब समझ लेना बेटा। और यहाँ से कुछ भी नहीं पूछेगा बेटा, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि बैलेंस इक्वेशन क्या होती है, बैलेंस इक्वेशन क्या होती है, अनबैलेंस इक्वेशन क्या होती है। अनबैलेंस इक्वेशन को हम दूसरे नाम से स्केलेटल इक्वेशन कहते हैं, वो वाली चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर बैलेंसिंग के ऊपर ढेर सारे क्वेश्चन दे रखे हैं बेटा। बैलेंसिंग के ऊपर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, बैलेंसिंग के ऊपर जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आएगा बेटा। बैलेंसिंग के ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना बेटा, डेफिनेटली आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा। और यहाँ पर फिजिकल स्टेट के जो सिम्बल दे रखे हैं वो वाले पढ़ लेना बेटा। नेक्स्ट यहाँ पर देखना, यहाँ से क्या पूछेगा बेटा, यहाँ से हाँ फिजिकल स्टेट के जो सिंबल्स हैं वो वाले, और कंडीशन को हम कैसे लिखते हैं वो वाला पूछ सकता है बेटा। यहाँ से रेयर चांसेस होते हैं बेटा आने के एग्जाम में क्वेश्चंस, और ये वाले सारे के सारे इंटेक्स कर लेना। नेक्स्ट आगे मैं कराऊंगा आपको। नेक्स्ट यहाँ पर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पर देखना हीट रिलीज हो रही है, तो ये वाला यहाँ पर एक्टिविटी अच्छे से पढ़ लेना बेटा, और यहाँ पर इसकी डेफिनेशन पढ़ लेना। यहाँ है बेटा अल्कोहल कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन, यहाँ से पढ़ लेना। नेक्स्ट यहाँ से क्या है बेटा, यहाँ से देखो, ये वाली बैलेंस याद रख लेना बेटा। इक्वेशन क्या फॉर्मेशन हो रहा है, क्या कर सकता है ना बेटा, कोई भी एक रिएक्शन में क्या करेगा, एक्स नाम दे देगा, इसे एक्स बताना है आपको, या फिर इसे वाई नाम दे देगा, वाई बताना है आपको। वो क्वेश्चन पूछने का ऐसा तरीका होता है बेटा, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। और यहाँ से तो कुछ ज़्यादा याद रखने का नहीं, बस आपको कैल्शियम कार्बोनेट हो रहा है वो याद रखना है, और फिर आपको क्या याद रखना है कि शाइनी अपीयरेंस हो रहा है और वाइट वॉशिंग में जो है इसे यूज़ करते हैं वो याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ से एग्जाम्पल्स आप चाहे तो याद रख सकते हैं बेटा, या फिर दूसरा आप अपना एग्जाम्पल कोई सा भी दे सकते हैं, पेपर में आएगा तो। और यहाँ पर देख लेना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं, वो पढ़ लेना। यहाँ से एक्सोथर्मिक के यहाँ पर 4 एग्जाम्पल दे रखे हैं वो पढ़ लेना, 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं वो पढ़ लेना बेटा। और यहाँ से देखना जो हमारी रेस्पिरेशन है एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्यों है, क्योंकि इसलिए बेटा हम क्या कर रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं और खाने को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, लेकिन हमें उसके साथ क्या मिल रहा है बेटा, एनर्जी मिल रही है। हमें क्या मिल रही है, प्रोवाइड्स एनर्जी, हमें एनर्जी मिल रही है, तो हम क्या करेंगे, उस एनर्जी को यूटिलाइज करेंगे। एनर्जी मिल रही है कि इसका मतलब क्या है, एक्सोथर्मिक है। एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन से यहाँ पर इंपॉर्टेंट एक्टिविटी बन जाती है बेटा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। और यहाँ पर देखना फिगर बेस कैसे पूछ सकता है, जैसे यहाँ पर फेरस सल्फेट क्रिस्टल लिखा हुआ है, इसे क्या नाम दे देगा, एक्स नाम दे देगा। आपको बोलना है कि एक्स एलिमेंट क्या है, ऐसे वाले सवाल भी आते हैं बेटा। और यहाँ पर एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी को अच्छे से पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। यहाँ पर कलर फॉर्मेशन अच्छे से पढ़ लेना बेटा। और यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल का दे रखा है, वाटर मॉलिक्यूल लूज हो रहा है, ये वाला पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है बेटा, अच्छे से पढ़ लेना। यहाँ से भी क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर डीकम्पोजिशन, हाँ यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट का डीकम्पोजिशन, यहाँ पर थर्मल डीकम्पोजिशन क्या होता है पता कर लेना, और यहाँ पर उसका एग्जांपल याद रख सकते हो ये वाला। और नेक्स्ट यहाँ पर ये वाली भी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है बेटा, यहाँ से जो है ब्राउन कलर का फ्यूम जो रिलीज हो रहा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये वाला याद रख लेना। और रिएक्शन बैलेंस फॉर्म में याद रख लेना बेटा। और यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस का वैसे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा, लेकिन फिगर याद रख लेना बेटा। और यहाँ से एक्टिविटी आप जैसे प्रोसेस की तरह याद रख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर जो चाइना डिश में हमने क्या किया था, यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड को क्या करा सनलाइट के प्रेजेंट में, अच्छी एक्टिविटी है बेटा, लेकिन रिएक्शन याद रख लेना। और यहाँ पर कलर का जो चेंज है ना बेटा, कलर फॉर्मेशन याद रख लेना। नेक्स्ट यहाँ से भी सेम है, लेकिन ये दोनों के दोनों रिएक्शन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ करते हैं, इस वाले चीज़ को याद रख लेना बेटा, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ कर रहे हैं। और ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट देनी पड़ रही है, यानी ऑब्जर्व हो रही है हीट, ऐसे रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ये वाली चीज़ आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ये मैं करा दूंगा दोनों के दोनों। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के ऊपर इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, इतना सारा कुछ आप याद रखना। यही वाले रिएक्शन के ऊपर एग्जाम में बार बार सवाल आता है बेटा, अच्छे से याद रख लेना। ये वाला डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कुछ भी नहीं छोड़ना है बेटा, क्योंकि यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट है और आपके मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में भी डिस्प्लेसमेंट है बेटा। और यहाँ पर दूसरे एग्जाम्पल दे रखे हैं, चाहे तो आप इसमें से कोई सा भी एक एग्जाम्पल याद रख सकते हो बेटा। और यहाँ पर मेन प्रोसेस ये होता है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स में आपको सारा फंडा समझ में आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट का रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा वहाँ पर।
हायर रिएक्टिव जो होता है वो लोअर रिएक्टिव कंपाउंड में से डिस्प्लेस करता है बेटा। अगर लोअर रिएक्टिव होता तो नहीं कर सकता, हायर होना ज़रूरी है बेटा। और यहाँ पर देखना डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक्सचेंज ऑफ आयन होते हैं। एक ही रिएक्शन दे रखी है बेटा आपके एनसीईआरटी में, एक रिएक्शन है और फिर वहाँ पर लेड नाइट्रेट की एक रिएक्शन है, 2 ही रिएक्शन है। ये वाली रिएक्शन बहुत अच्छे तरीके से याद रख लेना, क्योंकि यहाँ पर ये एग्जाम्पल बन जाती है डबल डिस्प्लेसमेंट के लिए भी और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के लिए भी। व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, वो वाला चीज़ आप यहाँ पर याद रख सकते हो। और यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ आयन्स हो रहे हैं, ये वाला आयन क्या हो रहे हैं, यहाँ पर एक्सचेंज हो रहे हैं, वो वाली चीज़ आप याद रख सकते हैं बेटा। नेक्स्ट प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो है प्रेसिपिटेट के फॉर्म में रहेंगे। यहाँ पर सच रिएक्शन को हम क्या कहें, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं बेटा। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन रिडक्शन में बेटा क्या याद रखना है आपको, कौन सी चीज़ ऑक्सीडाइज हो रही है, कौन सी चीज़ रेड्यूस हो रही है, इसके ऊपर सवाल आ सकता है। और फिर यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर ये वाले रिएक्शन जो है वो बैलेंसिंग के लिए पूछ सकता है बेटा, ऐसे भी आप याद रख लेना ये वाले रिएक्शंस। ये वाला तो बहुत अच्छा रिएक्शन है बेटा, बार बार पूछा गया है, बैलेंसिंग के लिए याद रख लेना। और यहाँ पर कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूस हो रहा है, आपको ये चीज़ याद रखना है। और ये दोनों भी याद रखने हैं बेटा। ये वाले थोड़ा सा बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, ये वाले अच्छे से याद रखना बेटा। और यहाँ पर ये दे रखा है, इसी में कौन सा ऑक्सीडाइज कौन सा रिड्यूस हो रहा है वो दे रखा है बेटा। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बार सवाल आया है बेटा, कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है कौन सा रिड्यूस हो रहा है, आपको वो बताना है। करोजन क्या होता है, करोजन मेनली यहाँ से नहीं पूछता बेटा, मेटल से नॉन मेटल से करोजन ज़्यादा आते हैं सवाल, क्योंकि वहाँ पर लंबा एक बहुत बड़ा पैसेज दे रखा है, वो वहाँ से पढ़ लेंगे बेटा। करोजन अगर आप यहाँ से नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा बेटा करोजन, लेकिन यहाँ पर इफेक्ट पढ़ लेना यार, कुछ नहीं है यहाँ पर इफेक्ट दे रखा है। आप जनरल इफेक्ट भी लिख सकते हो अगर आपके पेपर में सवाल आएगा तो। यहाँ पर देखना कार के बॉडी ब्रिजेस डैमेज हो रहे हैं, ये वाले डैमेज हो रहे हैं, ऐसे ऐसे डैमेज हो रहे हैं, तो आप ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट रेंसिडिटी अच्छे से पढ़ लेना बेटा। रेंसिडिटी से क्वेश्चन आता है कि नाइट्रोजन गैस क्यों फिल करते हैं हम चिप्स के पैकेट में, या फिर एयर टाइट कंटेनर में क्यों रखते हैं, इसके प्रिवेंशन सारे के सारे प्रिवेंशन आपको याद होने चाहिए। और रेंसिडिटी से अच्छा खासा सवाल आता है बेटा, अच्छे से याद रखना। इतना ही था इस चैप्टर में। तो यहाँ पर इंटेक्स क्वेश्चन सारे के सारे कर लेना, एक्सरसाइज भी सारे के सारे कर लेना बेटा। चलिए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। यहाँ पर देखो मैग्नीशियम रिबन को क्लीन क्यों करना है, मैग्नीशियम रिबन को इसलिए क्लीन करना है, यहाँ पर देखो मैग्नीशियम जो है ना सबसे पहले क्या करेगा, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ पहले से ही रिएक्ट करेगा। अगर वो पहले से ही रिएक्ट करेगा फिर हम उसे बर्न करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो उसके ऊपर होगा, पहले का मैग्नीशियम ऑक्साइड बर्न करने पर उसे बर्न होने नहीं देगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम सैंड पेपर से उस मैग्नीशियम ऑक्साइड को निकालेंगे, फिर हम क्या करेंगे, बर्न करेंगे। फिर से रिपीट करता हूँ, मैग्नीशियम जो है ना एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है पहले और क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। उसके बाद हम बर्न करेंगे तो बर्न नहीं होगा, इसलिए हम क्या करेंगे, उसे सैंड पेपर से क्या करेंगे, क्लीन करेंगे। सैंड पेपर से क्लीन करने के बाद क्या करेंगे, हम उसे बर्न करेंगे बेटा। समझ में आ गई होगी बेटा बात। नेक्स्ट यहाँ पर बैलेंसिंग दे रखा है बेटा, बैलेंसिंग कर लेना ये वाले तीनों रिएक्शंस को। बैलेंसिंग आपको अच्छे से सीख के जानी है बेटा, 100% सवाल आता है। ये क्या फिर 2 तो सवाल आते ही हैं बैलेंसिंग के ऊपर आपके पेपर में। सिंपल देंगे बेटा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं देंगे, सिंपल देंगे। ये वाला भी बैलेंसिंग के ऊपर है। यहाँ पर देखना सोल्यूशन ऑफ एक्स सब्सटेंस वाइट वॉशिंग के लिए सोल्यूशन पूछा है बेटा। यहाँ पर देखना सोल्यूशन है एक्स सब्सटेंस का सोल्यूशन मतलब कौन सा है बेटा, यहाँ पर एक्स जो है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड है और इसका सोल्यूशन जो है हम किसके लिए यूज़ करते हैं, वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ करते हैं बेटा। इसका सोल्यूशन को हम क्या करते हैं, वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ करते हैं। राइट द रिएक्शन ऑफ द एक सब्सटेंस विथ वाटर, यानी क्या करना है, हमें वाटर के साथ इसकी रिएक्शन लिखनी है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर वाटर के साथ कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखना, जब हमने इलेक्ट्रोलाइसिस किया था तो इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान हाइड्रोजन का अमाउंट डबल आया था ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, क्योंकि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स 2 एटम्स थे और ऑक्सीजन का 1 एटम था बेटा। ये वाला चीज़ हम यहाँ पर लिख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर देखना कॉपर सल्फेट जो था सोल्यूशन, यहाँ पर देखना कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन का कलर क्यों चेंज हुआ, क्योंकि आयरन ने क्या कर दिया, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में से कॉपर को रिमूव कर दिया। आयरन ने क्या किया, कॉपर सल्फेट को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। कॉपर को आयरन ने क्या कर दिया, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर दिया। इसलिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर जो आयरन था हमारा वो हाई रिएक्टिव देन कॉपर था, तो इसने क्या कर दिया, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा क्या बन जाता है बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का हमें एग्जांपल देना है। तो आप दूसरा एग्जांपल भी दे सकते हो। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल यहाँ पर लिख कर रखा है।
हमारे पास यहाँ पर देख लेना, हम यहाँ पर क्या करें, कौन सी चीज़ ऑक्सीडाइज हो रही है, कौन सी चीज़ रेड्यूस हो रही है, वो हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पर। और ये सिंपल है बेटा, ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, ये हमें बताना है कौन सी चीज़ ऑक्सीडाइज हो रही है, कौन सी चीज़ रेड्यूस हो रही है। यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि हमें यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट बताना, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, इनकरेक्ट जो हो जाएगा हमारा ए एंड बी होगा। कैसे सर, लेड जो है रिड्यूस हो रहा है, यहाँ पर देखना लेड जो है रिड्यूस नहीं हो रहा है बेटा, लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है। समझ में आ गई होगी बेटा बात, लेड जो है रिड्यूस नहीं हो रहा है, लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है। और यहाँ पर हमारा बी जो है, बी वाला पार्ट क्या है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा बेटा, कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है। ये वाला क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वाला देख लेना, यहाँ पर क्या पूछा गया है बेटा, बैलेंस केमिकल रिएक्शन क्या होता है, और इसे समझाया मैंने। नंबर ऑफ एटम क्या होते हैं, दोनों जगह सेम होते हैं, उसे बैलेंस इक्वेशन कहते हैं। और यहाँ पर किस लिए बैलेंस करना चाहिए हमें इक्वेशन को, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास नेदर बी ग्रेटर नॉर बी लेस, इसलिए हम क्या करेंगे, बैलेंस कर देंगे। अरे हाँ सर जी भी आपने बोला, बिल्कुल सही बोला। इन चारों रिएक्शन को क्या करना है, ट्रांसलेट करना है केमिकल फार्मूले में, और हमें क्या करना है, इसे बैलेंस करना है। सिंपल सिंपल से दे रखे हैं, आप इजीली कर सकते हो। यहाँ पर भी हमें क्या करना है बेटा, बैलेंस करना है। सिंपल सिंपल से दे रखे हैं, अगर आपको अच्छे से बैलेंसिंग की प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ आप इतने क्वेश्चन करके चले जाओगे, इसी में से अटकेगा बेटा क्वेश्चन, या फिर कोई दूसरा क्वेश्चन आएगा तो भी आप कर सकोगे बेटा। यहाँ पर भी बैलेंसिंग पूछा गया है, बैलेंसिंग के ऊपर आप ट्राई कर लेना क्वेश्चंस। यहाँ पर भी बैलेंसिंग पूछा गया है, तो बैलेंसिंग के ऊपर ट्राई कर लेना बेटा। थ्योरी कम है बैलेंसिंग में, लेकिन एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है बेटा, बैलेंसिंग अच्छे से सीख के चले जाना। एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक क्या होता है बेटा, एंडोथर्मिक मतलब हीट क्या कर रहा है, रिलीज़ कर रहा है, हीट क्या कर रहा है, रिलीज़ कर रहा है, तो एक्सोथर्मिक यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहा है, तो एंडोथर्मिक। रिलीज मतलब एक्सो, ऑब्जर्व मतलब एंडो कर रहा है। यहाँ पर एग्जांपल आप दे सकते हो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक क्यों कहा गया है, क्योंकि हमें एनर्जी वहाँ से रिलीज होती है। और यहाँ सर जब आपने बोला बिल्कुल सही बोला। यहाँ पर देखना, डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो है कॉम्बिनेशन का ऑपोजिट क्यों है, क्योंकि यहाँ से देखना दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट दे रहे थे कॉम्बिनेशन में। डीकम्पोजिशन में क्या हो रहा है, उल्टा प्रोसेस हो रहा है बेटा, तो आप यहाँ पर ये लिख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर राइट वन ऑफ द इक्वेशन, यहाँ पर क्या करना है आपको, थर्मल डीकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन के एग्जाम्पल लिखना है बेटा। एग्जाम्पल लिख देंगे तो आपका काम यहाँ से बन जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट का क्या करना है, डिफरेंस करना है बेटा। आप इजीली कर सकते हो। यहाँ पर क्या करना है, एक रिएक्टिव एलिमेंट दूसरे कम रिएक्टिव एलिमेंट को धक्के मार के बाहर फेंकाएगा। यहाँ पर क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ आयन होगा बेटा। एक्सचेंज ऑफ आयन इस डबल डिस्प्लेसमेंट में होगा बेटा। और यहाँ पर देखना, रिफाइनिंग ऑफ, यहाँ पर क्या पूछा गया है बेटा, ये जो रिएक्शन है, रिएक्शन पूछी गई है, क्वेश्चन ऐसे फॉर्मेट में दे रखा है बेटा। यहाँ पर क्या करना है आपको, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिख देना है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है पूछा गया है, ऐसे रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। प्रेसिपिटेट का मतलब इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस जो फॉर्म हो रहे हैं, जो डिजॉल्व नहीं होते, उसे प्रेसिपिटेट कहते हैं। ऐसे रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहेंगे। एग्जाम्पल ये वाला भी दे सकते हैं, या फिर आपने बेरियम क्लोराइड वाला भी दे सकते हैं, या फिर पोटेशियम आयोडाइड वाला भी दे सकते हैं। और यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में क्या पूछा गया है, डिफरेंस पूछा गया है, या फिर इसका मतलब पूछा गया है, आप यहाँ पर लिख सकते हो और यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हो एग्जाम्पल देकर। नेक्स्ट यहाँ पर क्या पूछा गया है, एक ब्राउन कलर का, शाइनी ब्राउन कलर का एलिमेंट था एक, जिसे हीट करने पर ब्लैक कलर मिला था। अरे हाँ सर हम तो जानते हैं, आपने हमें पढ़ा रखा है। तो ये क्या होता है बेटा, कॉपर होता है। क्या होता है बेटा, कॉपर होता है, जिसे हम हीट करेंगे तो क्या मिलेगा, ब्लैक कलर का एक एलिमेंट, ब्लैक कलर का एक कॉम्पाउंड मिलेगा बेटा। तो हमारा एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ से कॉपर हो जाएगा। और यहाँ से पूछा गया है कि व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आर्टिकल्स, हम आयरन आर्टिकल्स पर पेंट क्यों करते हैं, क्योंकि प्रिवेंट, हम क्या करते हैं, करोजन से प्रिवेंट करते हैं बेटा। करोजन से प्रिवेंट करने के लिए हम पेंट मारते हैं। अरे आंसर। और यहाँ पर दूसरा आप ये लिख सकते हो, क्योंकि हमारे आयरन आर्टिकल अच्छा दिखने के लिए पेंट कर सकते हो। ऐसे वाले गलती करने वाले आप नहीं हो। नेक्स्ट, अब ऑयल एंड फैट को क्या करते हैं हम, नाइट्रोजन गैस के साथ। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। यहाँ पर क्यों करते हैं बेटा नाइट्रोजन के साथ, इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पर रैंसिड ना हो बेटा, क्योंकि यहाँ पर रैंसिड ना हो।
तो यहाँ पर करोजन एंड रेंसिडिटी को एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है, आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर दोगे तो आपका काम बन जाएगा। बाकी देखना बेटा यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली बहुत 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 ज़्यादा क्वेश्चन है बेटा। CBSE के जो उससे पहले एग्ज़ाम हुआ करते थे उसके क्वेश्चंस, इतने क्वेश्चंस रखे हैं मैंने यहाँ पर, आप सोच भी नहीं सकते। सारे के सारे क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन बेटा, इतने क्वेश्चन यहाँ पर देख लेना कितने क्वेश्चन हैं। सारे के सारे क्वेश्चन आप क्या करेंगे, ट्राई करेंगे बेटा। यहाँ से बेटा कहाँ से शुरुआत करना है आपको, यहाँ से शुरू करेंगे बेटा। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला, ये वाला, ये वाला, यानी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है बेटा। सारे के सारे ट्राई कर लेना बेटा। और ये वाले MCQs हैं और मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर भी लगा रखे हैं क्योंकि आपको तकलीफ ना हो पढ़ने के लिए। इसी में से पेपर अटकेगा बेटा, इतना कर लेंगे तो आपका ये चैप्टर अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा बेटा। लेकिन सबसे बड़ी गलती जो होती है बच्चों से, यहाँ पर रिएक्शन को बैलेंसिंग नहीं आती और कुछ रिएक्शन आपको यहाँ पर याद रखने पड़ेंगे बेटा, तभी आपका पेपर सॉल्व होगा, नहीं तो नहीं होगा। आप वहाँ पर पेपर पे बैठ के सॉल्व नहीं कर सकते हो बेटा। इतने सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, अप्रॉक्सीमेटली 230 स्लाइड है बेटा। और यहाँ से CBSE के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन सारे जितने भी इम्पोर्टेंट मुझे लगे जो आपके पेपर में आने के मैक्सिमम चांसेस हैं बेटा, वो वाले डाले हैं। यहाँ पर दिल्ली 2019 का भी क्वेश्चन है, सेम है बेटा। थ्योरी पढ़ लिया अच्छे से, कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो आप सारे के सारे क्वेश्चन कर सकते हो। यहाँ पर इतने डाले हैं CBSE के। और फिर मैंने NCERT एग्जाम्पलर भी कवर कर रखा है, NCERT एग्जाम्पलर, और फिर दूसरे बहुत बड़े अच्छे कोचिंग के मटेरियल कवर कर रखे हैं। और फिर बहुत ज़्यादा बुक्स, अप्रॉक्सीमेटली 18 बुक्स का कंटेंट दे रखा हूँ बेटा, अच्छे से सॉल्व कर लेना, आपका पेपर इसी में से अटकेगा। यहाँ पर देखना यहाँ तक। तो बताओ बेटा जल्दी, कैसे लगा चैप्टर, अच्छा लगा कि नहीं लगा, समझ में आया कि नहीं आया बेटा, जल्दी बोल। इजी चैप्टर था, अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटा 10 मिनट में हमने चैप्टर को ख़त्म कर लिया है। NCERT की रीडिंग अच्छे से लगा लेना बेटा। सर बैलेंसिंग नहीं आता तो क्या करूँ, बैलेंसिंग नहीं आता तो बैलेंसिंग सीख ले बेटा, क्योंकि देख बेटा ये चैप्टर पूरा जो है ना, पूरा चैप्टर बेस्ड है बैलेंसिंग के ऊपर ही। यहाँ पर देख तुझे डायरेक्टली सवाल नहीं मिलेगा आपको, देख ऐसे मिलेगा। यहाँ पर करोजन रेंसिडिटी का छोड़कर मैं बात कर रहा हूँ आपको, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन छोड़कर बात कर रहा हूँ मैं आपको। जितने भी 4 टाइप के हमारे रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन और हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट, इसमें से सवाल ऐसे बनाएगा, पहले सवाल पूछेगा और फिर आपसे पूछेगा राइट इट्स बैलेंस इक्वेशन। पहले सवाल पूछेगा फिर राइट इट बैलेंस इक्वेशन, यानी कि तुझे बैलेंसिंग सीखनी ही पड़ेगी। समझ में आ गया होगा बेटा बात, बैलेंसिंग किसी भी हालत में सीखनी होगी। अगर समझ यार 3 मार्क्स के लिए बैलेंसिंग नहीं पूछेगा तो आपके MCQ में अटकाएगा बैलेंसिंग के लिए, या फिर 1 मार्क्स में अटकाएगा बेटा, कहीं ना कहीं तो आपका बैलेंसिंग पूछेगा ही पूछेगा बेटा। डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ बैलेंसिंग 100% आपको सीखनी ही है बेटा। बैलेंसिंग को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, जितने मैंने सवाल दे रखे हैं इस वाले चैप्टर में आप उतने कर लेंगे तो आपके बैलेंसिंग में मास्टर बन जाएंगे बेटा। समझ में आ गया होगा बेटा चैप्टर, ओके बेटा।